दोस्तों, आप सभी को हम पढ़ाने वाले हैं संपूर्ण संख्या और रामानुज संख्या क्या होता है। संपूर्ण संख्या जो होता है वैसी प्राकृत संख्या होती है जो खुद के अपवर्तकों की संख्या का क्या होता है, दुगुना होता है। क्या होता है? दुगुना होता है। तो देखिए, संपूर्ण संख्या क्या होता है, वैसी प्राकृत संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग जो होगा संख्या का क्या होगा, दुगुना होगा। वैसी प्राकृत संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग मतलब जोड़, यदि जोड़ने से वो दुगुना होगा तो वो मेरा संपूर्ण संख्या होगा। और 1 से 100 तक के बीच कितने संपूर्ण संख्या है? 2। एक है 6, दूसरा है 28। देखिए, वैसी प्राकृत संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या मान का क्या होता है, दुगुना होता है। जैसे 6 है तो 6 का अपवर्त का योग कितना, 12, तो वो संपूर्ण संख्या होगा। जैसे 28 है, 28 का अपवर्तक का योग जो होगा वो 56 होगा, तो वो रामानुज संख्या नहीं, वो क्या होगा, संपूर्ण संख्या होगा। देखिए, तो 6 का अपवर्तक कितना हो गया आपको, 1 हो गया। कितना हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, 6 हो गया। योग मतलब जोड़, यदि इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद यदि संख्या मान से दुगुना होगा तो मेरा संपूर्ण संख्या होगा। तो 6 3 9, 9 2 11, 1 12 है ना। तो देखिए, 6 के अपवर्तक कितना होता है, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है। यदि ये दिए गए संख्या का जो मान है जोड़ने से यदि दुगुना आ जाएगा तो वो मेरा संपूर्ण संख्या होता है। 28 के अपवर्तकों का योग, तो जैसे पहले इसका अपवर्तक निकालिए तो 28 का हो जाएगा 1 2 4 7, उसके बाद हो गया 14 28। देखिए, 28 का अपवर्तक 1 से भी कटेगा 28, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा, खुद 28 स्वयं से भी कटेगा। यदि ये जितना भी अपवर्तक दिया गया है सभी अपवर्तकों का योग मतलब जोड़, जोड़ने से यदि संख्या का दुगुना हो जाएगा तो वो संपूर्ण संख्या होगा। देखिए, 8 4 12 7 19, 19 से 4 कितना हो गया, 23 27, 23 2 25, 1 26 के 6, कैरी हो गया 2। ठीक है, अब देख लीजिए, 2 1 3 और 3 2 5। तो देखिए, 28 दूना कितना होता है, 56। तो दिए गए प्राकृत संख्या का मान जो होता है जो सभी अपवर्तकों का योग का दुगुना होगा तो वो मेरा संपूर्ण संख्या होगा। रामानुज संख्या क्या होता है? ये रामानुज संख्या क्या होता है कि वैसी लघुत्तम प्राकृत संख्या, लघुत्तम मतलब छोटी सी छोटी संख्या, कि वैसी लघुत्तम प्राकृत संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों, तो घन के मतलब होता है कोई संख्या के पावर 2 है और उस पर भी पावर यदि उसी संख्या से गुना, यानी किसी संख्या का 3 बार गुना, वो घन होता है। जैसे 5 के पावर 3, कहने का मतलब 5 कितने बार, 3 बार। कितने बार? 3 बार। तो यानी 5 के पावर 3 कितना हो गया, 125। आप बोलेगा 125 का घन कितना, 5। यानी वैसी प्राकृत संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में क्या करते हैं, विभिन्न तरीका से लिखते हैं। जैसे देखिए, 10 के पावर 3 है, 10 के पावर कितना है, 3। तो 10 के पावर 3 तक कहने का मतलब 10 कितने बार, अभी आपको बताए 5 के पावर 3, तो यानी कहने का मतलब 5 3 बार। तो 10 के पावर 3 तो कहने का मतलब 10 कितने बार, 3 बार। ठीक है, प्लस है प्लस। 9 के पावर 3 है ना। अब देख लीजिए, तो इसका निकालेंगे तो कितना हो गया, 9 का घन कितना होता है, 729 हो जाए। कितना हो जाएगा, 729। यानी 9 के पावर 3, तो 9 गुनी 9 गुनी 9। अब सुनिएगा, यहाँ गुना करने के लिए सीखिए, 1 का 1 1 का 1 1 0 1 0 1 0, यानी 3 0, तो 3 0 लगा देंगे, प्लस 99 81 9 729। और जोड़ने से क्या हो जाएगा, आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ
909 और 202 और 707 1 है तो 1 729 आ गया है। तो यही होता है मेरा रामानुज संख्या। दूसरे तरीका से जब दूसरे संख्या को घन के रूप में लिखेंगे तब देख लीजिए, 12 के पावर 3 कहने का मतलब अभी बताया आपको, 5 के पावर 3 तक कहने का मतलब 5 3 बार, तब 12 के पावर 3 तब 12 कितने बार 3 बार, कितने बार 3 बार, प्लस 1 के पावर 3 तो 1 कितने बार 3 बार। एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1 के पावर 3 रहे कि 5 रहे कि लाख रहे करोड़ रहे वो 1 ही होता है। कितना होता है 1 ही होता है। अब देख लीजिए, इसको गुना करेंगे तो 12 से गुना करेंगे तो 144, 12 बढ़े कितना होता है 144। हमें जब 12 से गुना करेंगे तो 1728 होता है। कितना होता है 1728 प्लस ऐसा को यदि एक बार पढ़ के 3 बार उतना ही होता है। और इन दोनों को गुना करेंगे तो 1728 प्लस 1 कितना होता है 1729। आप देख लीजिए ये दोनों संख्या आपको आ गया है, आया है कि नहीं आया है। तो यही होता है आपको रामानुज संख्या की वैसी लघुत्तम प्राकृत संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के गुणनफल के रूप में हम लोग विभिन्न तरीका से लिखते हैं। तो वही होता है मेरा रामानुज संख्या। और संपूर्ण संख्या जो होता है, जो दिया गया वर्त का यदि दुगुना मान होता है तो वो मेरा संपूर्ण संख्या होता है। इसको करिएगा। बता रहे हैं आपको रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है कि वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में, तो p/q क्या भिन्न, यानी जिसको अंश और हर के रूप में लिखेंगे वो मेरा होता है रेशनल नंबर। सुनिएगा ध्यान से, वैसी प्राकृत संख्या या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, p/q के मतलब अंश और हर के रूप में यदि होगा ना तो वो मेरा परिमेय संख्या होगा। लेकिन कंडीशन दे दिया भाई कि q इक्वल डज नॉट इक्वल टू 0, p/q के रूप में होना चाहिए, लेकिन हर जो है q 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 होगा तो वो परिमेय नहीं होगा। सुनिए, जहां p और q क्या दोनों इंटीजर है, एक बात बताओ, जैसे दे दिया 6/7 कितना है 6/7, तो इसको लिख सकता p/q अंश बटे हर के रूप में परिमेय हो, 4/9 परिमेय हो गया, 11/7। अब यहाँ पे 5 दे दिया, तुम बोलेगा सर ये परिमेय थोड़े है, तो परिमेय है। क्यों? कुछ नहीं, नीचा में तो 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो इसको तो लिख सकते p/q के रूप में, तो ये हो गया परिमेय। अब हम बोले हैं कि 0 के बराबर क्या होना चाहिए, q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, हर के बराबर, तो ऊपर में ना नीचा में क्या है 1 है, तो ये परिमेय होगा। लेकिन पहले यहाँ ध्यान दीजिए, ये 4 है √4 में, और रूट के अंदर यदि कोई संख्या है वो संयुक्त संख्या है मेरा, तो वो संख्या परिमेय होगा। लेकिन रूट में कोई संख्या रहेगा और वो अभाज्य होगा तो वो परिमेय नहीं होगा। तो लेकिन √4 के वर्गमूल कितना होता है 2, और नीचा में कुछ होना है तो 1, तो ये परिमेय के रूप में होगा। कंडीशन दे देगा आपको 1/0, तो p बराबर 1 है, लेकिन q बराबर क्या है 0, तो कहता q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ है ना 0, तो ये परिमेय होगा, ये नहीं होगा। समझ गए आप? इसको उतारिए। ये प्राकृत संख्या क्या होते हैं, नोट पॉइंट में आपको दिए हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो गिनती की जितनी भी संख्या है सभी क्या है प्राकृत संख्या, तो गिनती की जितनी भी संख्या है वो क्या होता है परिमेय संख्या। जैसे मान के चलिए 1 2 3 4 5 कुछ ले लीजिए, ठीक है, तो वो क्या होती है परिमेय होती है, तो परिमेय होती है वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन q जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 यदि हो जाएगा तो वो परिमेय नहीं होगा। तो जैसे यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1, ये क्या परिमेय के रूप में, कुछ नहीं तो 1, इसको क्या कर सकते परिमेय के रूप में लिख सकते, इसीलिए उसको दिए हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, यानी परिमेय संख्या है। नोट पर दूसरा दिए हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या
यदि ये मेरा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ये बढ़ते जाएगा, ये क्या है? प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या में यदि हम 0 को शामिल कर देंगे तब पूर्ण संख्या हो जाएगा। कहता जितना भी पूर्ण संख्या है सभी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, जिसको b बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? p और q के रूप में लिख रहे हैं। तो q मेरा 1 है, 0 तो नहीं है, ये परिमेय हो गया। और प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक क्या होती है? ये मेरा क्या है? 1 2 3 4 5 क्वांटिटी नंबर है, तो ये सभी क्या नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में जब हम 0 को शामिल कर देंगे तो होल नंबर, और जब पूरे होल नंबर में यदि ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देंगे तो ये मेरा इंटीजर नंबर बनता है और पूर्णांक संख्या बन गया। और प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय होता है। क्यों कि नीचा में कुछ नहीं दिए, क्या है? 1 है, तो p बटे q के रूप में लिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया? परिमेय हो गया। अब देखिए ये क्या बताया आपको अभी तुरंत कि स्थानीय मान को ही हम लोग कहते हैं आकस्मिक मान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। ये क्या होता है? किसी संख्या में इकाई का अंक का जो स्थानीय मान होता है वो इकाई का अंक होगा, दहाई के अंक का जो स्थानीय मान होगा वो दहाई का अंक होगा, और सैकड़ा के अंक का स्थानीय मान सैकड़ा का होगा, 1000 पर के स्थानीय अंक 1000 का होगा। यानी जितना के अंक का स्थानीय मान आएगा उतना अंक होगा। जैसे देखिए इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100। अब इसमें कहता है 2395 यानी 2395 प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान निकाल, इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो हम बोले इकाई का अंक कितना है? 5। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? 5, तो 5 है। ये क्या है? 9 है, तो 9, तो 5 इकाई है। क्या है? 5 इकाई। आपको दोनों तरीका सिखाएंगे। और 9 दहाई की जगह पर तो दहाई का अंक होगा। 3 है सैकड़ा की जगह तो 3 सैकड़ा हो गया, और 2000 पे है तो 2000 हो गया। देखिए यहाँ हम बोले आपको स्थानीय मान क्या होता है कि किसी संख्या में, संख्या दुनिया में जितना भी कोई भी ले सकते हैं, तो ये संख्या लिए इसका जो इकाई का अंक है, तो इकाई के अंक का स्थानीय मान इकाई का अंक, और दहाई के अंक का स्थानीय मान दहाई, और सैकड़ा का सैकड़ा, और 1000 के अंक का स्थानीय मान 1000 का अंक होता है। तो 5 है तो 5, इकाई कितना? 1, तो 5 का 5। ठीक है। अब ये क्या होता है? दहाई, तो दहाई है तो 9 है तो 9, और दहाई कितना होता है? 10। छापने में पागल मत रहो। तो 9 का 9, 1 शून्य है तो 1 शून्य। देखो 3 सैकड़ा, 3 है तो 3 गुना, सैकड़ा कितना का होता है? 100 का होता है। तो 3 का 3, डबल शून्य तो डबल शून्य लगा देंगे, 2 है तो 2, 1000 में कितना शून्य? 3 शून्य, तो 2 का 2, और 3 शून्य है, 3 शून्य लगा देंगे। देखिए इसमें क्या करना है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। और जैसे पूछता आपको, इसमें तो पूछता प्रत्येक का अंक, और जैसे पूछता 3 का, तो 3 लिख देते हैं। 3 के बाद संख्या देखते क्या है, जितना संख्या उतना सुनना, जितना संख्या उतना सुनना। लेकिन इसमें कह दिया कंडीशन कि प्रत्येक का स्थानीय मान ज्ञात करें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।